नीति भाजपा बार बार खेल रही है, इसको बिल्कुल बेनकाब करता है, इसको सामने लेके आता है। और किस तरह कर रही है आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर जो सियासी विरोधी हैं भाजपा के, उनको कैसे अपमानित करना, उनकी छवि को कैसे धूमिल करना, उनको किस तरह से एक तरह से परेशान करना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएं, कार्रवाई एक सज़ा बन जाती है, ये भाजपा अच्छी तरह जानती है। और दूसरी बात, बहुत अहम बात है कि ध्यान से जो असली मुद्दे हैं, जो देश के सामने मुद्दे हैं, ध्यान कैसे भटकाना। बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ पर तो बेरोज़गारी व्यापक है, छत्रपति संभाजी नगर को से लेकर देश के हर कोने में जाएं तो बेरोज़गारी है और किसान परेशान है, कर्जा का बोझ है, और जब वो खेत पे नीचे उतरता है तो कफन बांध के उतरता है। ये तो हालत हो गई है यहाँ की। और महंगाई को देखिए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं। मणिपुर को देखिए, मणिपुर को तो जला दिया और फिर अपने हाथ में छोड़ दिया। देश के सामने इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, गरीबी है, गैर बराबरी है। आप बड़े बड़े कारोबारियों को इतना फ़ायदा उठाते रहते हैं और अब गरीब आदमी की क्या हालत है आप जानते हैं। उनके जेब से आप पैसे निकालते हो और बड़े आदमी को देते हो। ये तो बड़ी हालत है। तो ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए कि ऐसे मुद्दे पे बात करें, या तो भावुक मुद्दा लाते हैं, धर्म का मुद्दा, या तो फिर इस तरह के लाते हैं ईडी मुद्दा। ये असलियत है, ये भाजपा की असलियत है। इसलिए मैं कहता हूँ ये भाजपा की कहानी है, कांग्रेस की कहानी है ही नहीं। और तीसरी बात और अहम इसका एक पहलू है कि किस तरह ईडी को एक अस्त्र बना के, एक हथियार बनाकर जो विरोधी हैं उनके ऊपर एक निशाना उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो ये आखिर एक विशुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र है, ये जो हो रहा है कांग्रेस के साथ, और ये भाजपा की कहानी। अब थोड़ा सा एक पीएमएलए की बात कर लेते हैं और मैं मुद्दे पे आता हूँ आपको समझाने के लिए। और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सरल शब्दों में आपको समझा देता हूँ, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये जो केस है ईडी का, पीएमएलए का केस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसको कहते हैं। तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग भी होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो अवैध धन है, जो काला धन है, वो वैध कैसे हो। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस बनाया गया और इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द बड़े जरूरी होते हैं। इस केस पे इसी पे आधारित है। प्रोसीड्स, और यहाँ पर प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोसीड्स क्या है, क्राइम के प्रोसीड्स क्या है। तो यहाँ पर अपराध का मुनाफा कैसे हुआ है, किसको हुआ है, इसके आधार पे ये केस बनाए गए हैं। पर विचित्र बात ये है कि यहाँ ना तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ना अवैध धन वैध हुआ है, ना यहाँ पर प्रॉपर्टी और अचल संपत्ति का कोई ट्रांसफर हुआ है, ना यहाँ पर कोई एक तरह से अपराध हुआ है, ना मुनाफा हुआ है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए बिल्कुल विचित्र केस है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये अप्रमाणित है, ये बिल्कुल निराधार है, और इसीलिए हम इसका पर्दाफाश करना चाहते हैं। अब थोड़ा मैं ले जाता हूँ आपकी पृष्ठभूमि पर। इस केस की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे शुरुआत हुई, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें फैलाई जाती है, अफवाहें होती हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश होती है। मैं 2 शब्दों में इसके बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। 1937 में ये तय किया गया कि भाई एक अखबार होना चाहिए, कांग्रेस का अपना अखबार होना चाहिए, और नेहरू जी के नेतृत्व में और बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग क्या जाने भाजपा की विचारधारा वाले कि स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करना क्या होता है, क्योंकि इनका योगदान तो था ही नहीं, तो ये तो समझेंगे ही। ये तो एक बात है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। लेकिन उस समय ये फैसला किया गया, बड़े बड़े नेता थे उसमें, रफी अहमद किदवाई थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, उसमें आचार्य नरेंद्र थे, और नेहरू जी के नेतृत्व में अखबार एक वाणी, एक माउथपीस की आवाम की आवाज़ कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, वो संघर्ष और वो एक तरह से वो स्ट्रगल की आवाज़, आज़ादी की आवाज़ कैसे पहुंचाया जाए, इसकी स्थापना हुई। और एजीएफ की स्थापना हुई, जो कंपनी एसोसिएट जर्नल, ये वो कंपनी। अब इसका एक मुद्दा था, एक मकसद था, पर अंग्रेज इतने परेशान हो गए तो उसको बैन कर दिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, वो इतने परेशान हो गए क्योंकि वो आम मुद्दे उठाते थे, जैसे करते हैं, समर्पित थे पूरे इस तरह से, और इसका एक आदर्श था कि अपनी मंजिल तक पहुंचाते थे खबर तक।
और स्वतंत्रता जब हमने हासिल की उसके बाद भी ऐसा करते आए। तो बड़ी निष्ठा से और प्रतिबद्धता से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहते थे। ये उनका कार्य था और उस पर समर्पित थे। लेकिन क्या हुआ बाद में कि व्यवसायिक रूप से ये सफल नहीं रहा, घाटे में चला गया, परेशानी आ गई, वेतन नहीं दे पाए, वहां पर ग्रेच्युटी नहीं दे पाए, VRS नहीं दे पाए, बिजली और पानी देने में परेशानी आ गई। और क्योंकि ये एक तरह से कांग्रेस का ही हिस्सा था, तो कांग्रेस ने ये फैसला किया कि भाई इतनी बड़ी एक राष्ट्र का धरोहर, इतनी बड़ी एक संपत्ति है, इतनी कीमती चीज है, नेशनल हेरिटेज और भी अखबार को नवजीवन था, इतनी बड़ी संपत्ति है, तो हम कैसे, इतनी कीमती है हमारे लिए, कैसे इसको जीवित रखें। तो 2002 में एक फैसला किया गया कि इस पे हम कर्जा देते रहें और इसको एक तरह से कर्जा ले कह लीजिए, लोन कह लीजिए, राशि कह लीजिए। वहाँ पर 10 साल तक 2002 से लेकर 2011 तक कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का हिस्सा था, जाहिर है कि इसको जीवन हम देते रहेंगे, ऑक्सीजन इसको मिलता रहेगा, हम करेंगे जित मदद है, करेंगे ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी इसको लोन राशि में 90 करोड़ रुपए दी, बात ये सर बिल्कुल, और इससे इसको पुनर्जीवन मिला, जीवित हुआ, चलता रहा अपना कार्य, अपना समर्पण वो दिखाता रहा, लोग का बना हुआ है, इससे संबंधित है। लेकिन दरअसल ये कहानी भाजपा की कहानी है, ये कांग्रेस की कहानी नहीं, ये भाजपा की कहानी है। क्योंकि ये जो केस है ये भाजपा को बिल्कुल बेनकाब करता है, इसका पर्दाफाश करता है। उनकी घबराहट, उनकी व्याकुलता, उनकी जो परेशानी है, भूमिका है हमारे इतिहास में और कांग्रेस पार्टी में। तो पर अगर ऐसा हुआ तो फिर एक कर्जे का बोझ भी हो गया AGL पर, ये जो कंपनी है AGL, इसके ऊपर एक बोझ भी आ गया। तो फिर हमने सोचा और बड़ी सलाह के बाद कि भाई कैसे इसका बोझ, इसको ऋण मुक्त कैसे किया जाए, बोझ कैसे कम किया जाए, ये उन्होंने सोचा। तो सलाह के बाद 2010 में एक कंपनी का गठन हुआ, उसका नाम था यंग इंडियन कंपनी, और इसका जितना भी कर्जा था